स्वर्णरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के विद्युतिक पदार्थ एवं केबल चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज ये हम लोग का चौथा वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। आज के इस क्लास में हम लोग मुख्यतः बात करेंगे अचालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर एवं कुछ प्रमुख चालकों पर बात करेंगे, जैसे कि ड्राई एयर, वल्कनाइज रबर, पीवीसी, बैकेलाइट, माइका, रेजिन, मिनरल ऑयल, पोर्सलिन, ग्लास एवं मार्बल। इन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर, अचालकों का वर्गीकरण। अचालकों का वर्गीकरण तीन भागों में किया जा सकता है। पहला सॉलिड इंसुलेटर, दूसरा लिक्विड इंसुलेटर और तीसरा गैसियस इंसुलेटर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड इंसुलेटर क्या होता है। ठोस अचालकों की आकृति, आकार व आयतन निश्चित होता है। जो भी सॉलिड इंसुलेटर होते हैं उनके आकृति, आकार व आयतन निश्चित होता है। इसके अंतर्गत एबोनाइट, अभ्रक, बैकेलाइट, पोर्सलिन, कांच, मार्बल, स्लेट, सूखी लकड़ी, फाइबर आदि अचालक पदार्थ आते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है सॉलिड इंसुलेटर का। दूसरा लिक्विड इंसुलेटर, जिसे द्रवीय अचालक भी कहा जाता है। वे अचालक जो बहने का गुण रखते हैं तथा जिनका कोई निश्चित आकृति नहीं होता है, उसे लिक्विड इंसुलेटर कहा जाता है। जो बहने का गुण रहता है, मतलब जो आसानी से फ्लो हो सके तथा जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होता, इसे जिस आकृति में हम लोग दे देंगे उसी आकृति में ये अपने आप को ढाल लेगा। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे लिक्विड इंसुलेटर का खनिज तेल, कुछ लचीले अचालक जैसे पीवीसी, माइकेनाइट, रेजिन आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी लिक्विड इंसुलेटर के श्रेणी में आते हैं। तीसरा गैसीय इंसुलेटर, वह अचालक जिनका कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता है, गैसीय इंसुलेटर कहलाता है। जिस तरह से सॉलिड इंसुलेटर में आकार व आकृति दोनों निश्चित होता है, इसी तरह से लिक्विड में आकृति निश्चित नहीं होता है, बट गैसीय इंसुलेटर में ना तो आकार और ना ही आकृति निश्चित होता है। कुछ गैसीय अचालक के उदाहरण हैं, जैसे शुष्क हवा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये सभी गैसीय इंसुलेटर के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख इंसुलेटर जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं जो हम लोग ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी इसका प्रयोग देखते हैं। एवं एमसीबी का आउटर कवरिंग भी इंसुलेटर का ही बनाया जाता है। एवं जो वायर अथवा केबल होता है, इसके ऊपर भी इंसुलेशन का कवरिंग चढ़ाया जाता है। एवं जो मेन बोर्ड होता है या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, उसमें भी इंसुलेटर का ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा जो हम लोग वायरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, केसिंग, केपिंग या कंड्यूट वायरिंग, इन सभी में भी इंसुलेटर का बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शुष्क हवा, जिसे ड्राई एयर भी कहा जाता है। ये सबसे अच्छा अचालक पदार्थ है, परंतु नमी से इसकी अचालकता प्रभावित होता है। ड्राई एयर सबसे अच्छा इंसुलेटर के श्रेणी के अंतर्गत आता है, परंतु नमी में इसकी जो अचालकता थोड़ा सा प्रभावित होता है। ओवरहेड लाइन में नंगे धात्विक तार प्रयोग किए जाते हैं। जो ओवरहेड होते हैं, मतलब जो सर के ऊपर जो वायर जाता है, उसमें नंगे धात्विक तार, मतलब उसके ऊपर किसी प्रकार का इंसुलेशन का कवरिंग नहीं चढ़ाया जाता है। इन सभी का प्रयोग किया जाता है। उनके बीच हवा ही अचालक का कार्य करता है। जो दो वायर ऊपर में या जो 3 वायर या 4 वायर ओवरहेड में प्रयोग किया जाता है, उसके एक दूसरे के बीच जो इंसुलेशन मीडियम रहता है वो ड्राई एयर ही रहता है। लाइन को नमी से अप्रभावित करने के लिए
प्रत्येक दो चालकों के बीच पर्याप्त दूरी रखा जाता है। जो लाइन होता है, या फिर इस तरह से समझ सकते हैं, अगर सिंगल फेज रहेगा तो एक फेज और न्यूट्रल रहेगा, और 3 फेज रहेगा तो तीनों फेज रहेगा। इन सभी को हम लोग एक इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि इसके बीच किसी प्रकार का कंडक्टिंग मीडियम ना क्रिएट हो। एक सर्टेन दूरी पर सभी वायर को आपस में हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। ये था सबसे पहला इंसुलेटर जो कि था शुष्क हवा। दूसरा, वल्केनाइज रबर। साधारण रबर में ऊष्मा प्रक्रिया से गंधक तथा जिंक ऑक्साइड मिलाकर वल्केनाइज रबर तैयार किया जाता है। अगर साधारण रबर में ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा गंधक तथा जिंक ऑक्साइड मिलाकर एक जो फाइनल में जो प्रोडक्ट बनता उसी को कहा जाता वल्केनाइज रबर। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के तारों एवं केबल के अचालक आवरण के रूप में किया जाता है। वल्केनाइज रबर का प्रयोग जो वायर होते हैं अथवा केबल होते हैं, इसके ऊपर के इंसुलेशन कवरिंग को बनाने में के लिए वल्केनाइज रबर का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे इंसुलेटर है जिसका प्रयोग तार और केबल में किया जाता है, वो आगे पढ़ेंगे। तीसरा, पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। इसको शॉर्ट में हम लोग पीवीसी कहते हैं। यह एक अच्छा अचालक पदार्थ है जो बेकेलाइट रबर की अपेक्षा अधिक टिकाऊ है। वल्केनाइज रबर के कंपैरिजन में पीवीसी का थोड़ा सा ज़्यादा ही एडवांटेज होता है। वर्तमान समय में रबर के स्थान पर अत्यधिक पीवीसी का ही प्रयोग होता है। अभी के समय में अगर हम लोग बात करें तो जो रबर होता है इसके जगह में पीवीसी का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, क्योंकि ये अधिक टिकाऊ होता है और काफ़ी सस्ता भी होता है। चौथा, जिसे अभ्रक कहा जाता है, अभ्रक को माइका भी कहा जाता है। यह एक पारदर्शक, अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला इंसुलेटर पदार्थ है। माइका को किसी प्रकार से अग्नि और नमी में प्रभावित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए माइका का प्रयोग हीटिंग एलिमेंट में ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ पे माइका एक अच्छी तरीके से खरा उतरता है। ये ऊष्मा एवं नमी से अप्रभावित रहने वाला एक मात्र प्राकृतिक एवं खनिज पदार्थ है। माइका क्या है? ये ऊष्मा और नमी से अप्रभावित रहने वाला एकमात्र प्राकृतिक एवं खनिज पदार्थ है। इसके अलावा जो हीटिंग एलिमेंट में और भी प्रकार के इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं वो ज़्यादातर मेड रहता है। ये भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विद्युतिक ऊष्मक उपकरण में हीटिंग एलिमेंट के आधार के रूप में भी माइका का प्रयोग किया जाता है। कोई अचालक पदार्थ इसकी बराबर नहीं कर सकता है। इस प्रकार से भी कह सकते हैं माइका एक वेस्ट से भी वेस्ट इंसुलेटर के कैटेगरी में आता है, जो प्राकृतिक है एवं खनिज पदार्थ है, और ये हीटिंग एलिमेंट के लिए सबसे अच्छा इंसुलेशन मटेरियल है। चौथा, बेकेलाइट। ये विभिन्न प्रकार के रेजिन्स तथा कठोर, भंगुर एवं अधिक तापमान पर जलने वाला अचालक है। बेकेलाइट में भी बहुत सारा खूबी है, जैसे कि ये काफ़ी कठोर होता और ये अत्यधिक तापमान को भी सहन कर सकता है। इसके लिए इसका प्रयोग स्विच, प्लग टॉप, सॉकेट, बल्ब होल्डर, सीलिंग रोज आदि बनाने के लिए भी बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। बेकेलाइट काफ़ी कठोर होता है और ये जल्दी में इसमें आग भी कैच नहीं करता। अगर बेकेलाइट को हम लोग जलाएंगे भी ना तो ये जल्दी जलेगा नहीं, ये बहुत लंबे समय के बाद जलेगा। इसीलिए हम लोग जो बल्ब होल्डर होता है या फिर टॉप प्लग होता है, सॉकेट होता है, सीलिंग रोज होता है, इन सभी में ज़्यादातर बेकेलाइट का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद रेजिन। यह संश्लेषित पदार्थ होता है जिसका उपयोग बेकेलाइट बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें अचालक खोल बनाए जाते हैं। रेजिन क्या होता है? यह एक संश्लेषित पदार्थ है जिसका उपयोग बेकेलाइट को बनाने में भी किया जाता है, जिससे अचालक खोल बनाए जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है
मिनरल ऑयल, जिसे खनिज तेल कहा जाता है। खनिज तेलों की अचालकता उच्च होता है। जो मिनरल ऑयल होते हैं इसकी अचालकता बहुत ज़्यादा होता है। इन्हें पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। मिनरल ऑयल को पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। अत्यधिक वनस्पति तेलों का ऑक्सीकरण हो जाने से वो अपना अचालक गुण खो देता है। जो मिनरल ऑयल होते हैं इसे अगर बहुत अधिक टेम्परेचर में प्रयोग करेंगे तो ये ऑक्सीकरण की वजह से अपना जो मूलभूत गुण है इंसुलेटर, इसे खो देता है। मतलब ये इंसुलेटर से थोड़ा थोड़ा कंडक्टिंग की तरह बिहेव करने लगता है। बट मिनरल ऑयल में ऐसा नहीं होता है। ये बहुत अधिक टेम्परेचर में भी अपना ऑक्सीकरण नहीं होने देता और ये अपने मूलभूत गुण, जिसे अचालकता का गुण कहा जाता है, इसे ये बराबर रखने का कोशिश करता है। अतः ट्रांसफार्मर, स्टार्टर, अधिक धारा वहन क्षमता वाले स्विच, कैपेसिटर आदि में अचालक के रूप में खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मिनरल ऑयल का प्रयोग ट्रांसफार्मर, स्टार्टर, अधिक धारा वहन क्षमता वाले स्विच, मतलब जो बहुत अधिक करंट को कैरी कर सकता है उस प्रकार के स्विच में, कैपेसिटर आदि में मिनरल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पोर्सिलिन। यह एक विशेष प्रकार का मिट्टी होता है। पोर्सिलिन क्या है? यह एक विशेष प्रकार का मिट्टी होता है जिसे विभिन्न आकृतियों में ढालकर, सुखाकर तथा पकाकर विभिन्न प्रकार के अचालक वस्तुएं बनाया जाता है। पोर्सिलिन एक विशेष प्रकार का मिट्टी होता है जिसे हम अलग अलग आकार दे सकते हैं, जिसे अलग अलग जगह में प्रयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग ओवरहेड लाइन हेतु अचालक जैसे किटकैट, फ्यूज, स्विच, हीटिंग एलिमेंट के प्लेटें आदि बनाने के लिए किया जाता है। पोर्सिलिन का सबसे अधिक प्रयोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होने वाले इंसुलेटर मटेरियल के रूप में किया जाता है, जैसे कि पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, सेकल इंसुलेटर, ये सभी पोर्सिलिन का ही बनाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। इसके बाद बात करते हैं ग्लास। यह जल व नमी से अप्रभावित रहने वाला अचालक है। ग्लास में किसी प्रकार से जल या नमी का प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु भंगुर होने के कारण इसका उपयोग स्विचों के लिए नहीं किया जा सकता। ये कांच का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, ये आसानी से टूट जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग स्विच आदि के लिए नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग बल्ब, फ्लोरोसेंट लैंप, ट्यूब आदि के खोल बनाने के लिए किया जाता है। जो बल्ब होते हैं या फिर जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं, इनके जो बाहरी स्ट्रक्चर ग्लास का ही बनाया जाता है। साधारण कांच की अपेक्षा क्राउन कांच की अचालकता अधिक होता है। जो साधारण प्रकार के कांच होते हैं उनके अपेक्षा में क्राउन कांच की अचालकता अधिक होता है। मार्बल, ये सफ़ेद रंग का खनिज पत्थर है जो अज्वलनशील होता है। मार्बल क्या है? एक सफ़ेद रंग का खनिज पत्थर है जो अज्वलनशील है। मतलब इसे अगर आगी में भी रख देंगे तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये इंसुलेटर का ही तरह बिहेव करेगा। इसीलिए इसका प्रयोग इमसन हीटिंग एलिमेंट के अचालक के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जहाँ अधिक तापमान वृद्धि संभावित हो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। मार्बल जो एक अज्वलनशील होता है, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत अधिक तापमान वाले जगहों में एक अच्छे इंसुलेटर मटेरियल के रूप में किया जाता है।